हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है श्रेया एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर में। हमारा करंटली जो टॉपिक चल रहा है वो 4 पिट्स मेथड चल रही है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 4 पिट्स मेथड के थ्रू हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हमने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम वही होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे 4 पिट्स मेथड के थ्रू। मैं आपको एडवाइस ये करूँगी कि आप पहले जो लेक्चर हमारा था 4 पिट्स मेथड उसको आप ज़रूर से देख कर आए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन, जो कि था px + qy = pq। ओके, सबसे पहले हमारी मेथड हमने देखी थी 4 पिट्स मेथड में, मतलब स्टेप हमने क्या देखी थी कि हम 4 पिट्स मेथड से अगर हमको कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारी स्टेप नंबर 1 क्या रहेगी, फंक्शन को बनाना, जिसमें क्या हो राइट हैंड साइड में क्या हो 0। चलिए अब हम उसे बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, px + qy - pq = 0। ये क्या बन गया हमारा f, ये क्या बन गया हमारा फंक्शन। अब हम ये फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, x, y, z, p एंड q। इन 5 वेरिएबल के रिस्पेक्ट हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है ये फंक्शन को। तो चलिए हम करते हैं। जब हम ये फंक्शन को पार्शियली x के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा, x - q। ये वाली टर्म में x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, सिर्फ यही वाली टर्म में x है तो यही वाली टर्म का क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या है हमारे पास, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका हो जाएगा 1 और कांस्टेंट क्या बचा, p। ओके, सिमिलरली जब हम y के रिस्पेक्ट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, q। जब हम z के रिस्पेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर पूरे फंक्शन में कोई सी भी टर्म में z अवेलेबल नहीं है, तो जब हम इस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम चलते हैं p की तरफ। जब हम इस फंक्शन को p के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो इस टर्म में p है एंड इस टर्म में p है। जब इसको डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया x, इसको डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया -q। सिमिलरली जब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q, तो q में क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है एंड ये वाली टर्म है। ये वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू q, तो क्या आ जाएगा y, एंड जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा y - t। ओके, आई होप आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा और इसके थ्रू आप हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है। चलिए अब हम बनाते हैं हमारी 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAE। ओके, इसका फॉर्मूला मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हमें चाहिए dx के अपॉन में -del(f/del q)। ये क्या है, x - q, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का। जब हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये q - x, q - x। सिमिलरली dy के अपॉन में हमें चाहिए del(f/del q), लेकिन कैसा माइनस का, तो इसके भी सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा p - y। ओके, गॉट इट। अब हम dz के अपॉन में लिखेंगे, dz के अपॉन में क्या आ जाएगा, -p del(f/del p), क्या है x - q, q एंड del(f/del q), जो कि हमारे पास है y - p। ओके, dp के अपॉन में del(f/del x), जो कि हमारे पास p। चलिए एंड हमारे पास del(f/del z) वाला क्या है, वैल्यू क्या है उसकी 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या ही बचेगा b। सिमिलरली जब हम dq के अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, del(f/del y), जिसकी वैल्यू है हमारे पास q, एंड यहाँ पर ये टर्म है जो कि 0 है, तो हमारे पास आखिरी में क्या ही बचेगा q। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्मेशन कर लोगे तो आपके पास ये 5 टर्म में से आपको ऐसे इंटीग्रल फ्रैक्शंस को चुनना है जिसके थ्रू या तो आप p एंड q की वैल्यूज डायरेक्टली ऑब्टेन कर पाओ, या फिर आप कोशिश कीजिए कि अगर कुछ
टर्म्स अगर टफ आ रही है तो आप कोशिश कीजिए कि आप पी एंड क्यू में इन फ्रैक्शंस का यूज करके आप क्या कर लो, एक रिलेशन बिल्डअप कर लो, और रिलेशन बिल्डअप करने के बाद फिर हम जैसे फर्दर सॉल्व करते हैं आप वैसे उसे सॉल्व करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। अब हमारे पास ऐसी दो ही टर्म्स बचे हैं जिसमें क्या हमारे पास सिंगल डिनोमिनेटर बचा है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अगर ये दो टर्म्स को हम देखें, एक यहाँ पर एक d5 वाली भी टर्म होती है जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि हमें कब यूज करना है। ओके, आप यहाँ पर लिख लेना, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, आप लिख लेना d5 वाली टर्म। ओके, अब यहाँ पर देखिए नीचे सारे कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर से अब हम सोच रहे हैं कि हम किसको कौन से दो टर्म्स को चुने जिसके थ्रू हमारी या तो पी एन क्यू की डायरेक्ट वैल्यूज निकल आए या फिर पी एन क्यू के हमारे रिलेशन बिल्डअप हो जाए। चलिए, अब हमारे पास ये दो टर्म्स दिख रही है, थोड़ी सी इजी दिख रही है एज कम्पेयर टू दिस। अब चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हम इनको ले सकते हैं क्या। चलिए देखते हैं, डी पी का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें डी पी है तो उसके लिए हमें कौन सी टर्म चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, पी। क्या इन दोनों में पी है? हाँ, इसके पास पी है। अब यहाँ पर डी क्यू है तो डी क्यू को हम किसके रिस्पेक्टिव मतलब ये वाली टर्म के साथ हम कौन सी टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यू वाली टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है डी क्यू, तो हमें क्यू वाली टर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर क्या क्यू वाली टर्म्स है? हाँ है, तो हम ये दोनों टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमने दो टर्म्स को सिलेक्ट करें, डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय क्यू। हम क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट? हाँ। अब डी पी बाई पी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग पी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लॉग पी इज इक्वल्स टू, सिमिलरली 1/q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ओके, आपको ये लाइन लिखनी रहेगी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log q प्लस एक कांस्टेंट आता है, अगर दोनों टर्म log की है तो हम हमारा जो कांस्टेंट है उसको भी log के फॉर्म में ले लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया log c। ओके, आपको समझ में आ गया log c। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, p log p इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, log ab मतलब log qc। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, qc। ओके, आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू आ गई qc। अब यहाँ पर p की वैल्यू नहीं आई है, इसको एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन। p एंड q को हमेशा क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर p की वैल्यू आपने निकाली तो उसके अंदर q नहीं होना चाहिए, अगर q है तो वो वैल्यू नहीं है p की, वो क्या है हमारे पास एक रिलेशन है। ओके, तो हमारे पास p की वैल्यू नहीं है, p और q में रिलेशन आया है। अब ये रिलेशन का हम कैसे यूज करें कि हमारे पास q की और p की वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को पुट अप करेंगे हमारी ये वाली इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों की 1 by 1 वैल्यूज निकालेंगे। ओके, तो चलिए अब हम निकालते हैं दोनों की वैल्यूज। यहाँ पर लिखते हैं, हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं। तो p की जगह पे हमें क्या पुट अप करना है, qc। तो ये हो जाएगा qc x प्लस q y माइनस p की जगह पे क्या रखना है, qc एंड q की जगह पर q इज इक्वल्स टू 0। और माइनस वाली टर्म को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर से मैंने क्या करा, q को कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा cx प्लस y इज इक्वल्स टू qcq। गॉट इट? आपको यहाँ पे समझ में आया, ये वाली माइनस वाली टर्म को मैंने इधर भेज दिया एंड देन इसमें से क्या करें, q को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, cx प्लस y। बोथ साइड q है तो उसको कैंसिल आउट किया, देन यहाँ पे बचा क्या, cx प्लस y इज इक्वल्स टू cq। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, q की, तो c को यहाँ से हटाकर हम ले आए अपॉन में। ओके, ये हो गई हमारे पास q की वैल्यू, ये हमारे पास q की वैल्यू हो गई। अब हमें किसकी करना है, p की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर हमने q की वैल्यू निकाली, देखिए q की वैल्यू p से इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे कहीं पर भी p नहीं आ रहा है, ये q की वैल्यू आई। अब ये q की वैल्यू हम पुटअप करेंगे p एंड q के रिलेशन में, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, q की वैल्यू जब हम यहाँ पुटअप करेंगे
इधर लिख देते हैं, उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे उधर, इसलिए। तो p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है हमारे पास सी एक्स प्लस वाई बाय सी, एंड अब इनटू में क्या है c, तो ये c से ये c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी सी एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये थी हमारी वैल्यू p एंड q की। तो हमारे पास फाइनली p एंड q की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, हम जैसे प्रीवियस हमने वीडियो में देखा था कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस बेसिस पे निकाल रहे थे, डायरेक्ट z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू y। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बुक्स वगैरह में वो इसके एक स्टेप पहले dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy का यूज़ करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन का निकालने के लिए। जब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, यही इक्वेशन बनेगी, dz का इंटीग्रेशन होगा z, इसका इंटीग्रेशन सिंबल लग जाएगा, एंड q का इंटीग्रेशन सिंबल लग जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक्स वगैरह मैंने जब देखी तो वो इस मेथड के थ्रू आंसर्स वगैरह निकाल रहे हैं। तो आज के वीडियो के जो दोनों क्वेश्चन होंगे हम वो इस मेथड के थ्रू करेंगे। आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए आज हम देखेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इस मेथड से देख लिए थे, तो आज हम इस मेथड से देखते हैं। चलिए, तो मैं इधर रब कर देती हूँ यहाँ से। चलिए, अब हमारे पास हमें निकालना है वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ dz यूज करेंगे हम किसका, ये वाली इक्वेशन का, p dx प्लस q dy। आप चाहो तो इसको हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इससे क्या हो, आपको थोड़ी सी इसमें नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, कैसे टर्म्स को शिफ्ट करके भी हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको वैसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट अप करते हैं, दैट इज dz इज इक्वल्स टू p की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस q की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज सी एक्स प्लस वाई बाय सी डी वाई। ओके, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज है। अब मेन ट्विस्ट ये कि आप इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको ब्रेक डाउन करना मैं सिखाती हूँ कि कैसे ब्रेक डाउन करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहिए कि यहाँ पर भी जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं हम कॉमन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सी को शिफ्ट करते हैं, सी का मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सी डी जेड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सी डॉट सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वाई एंड दैट इज डी वाई। ओके, तो हमारे पास अब दोनों टर्म्स देखिए, दोनों की दोनों आपको सेम दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास क्या बचा, सी डी एक्स प्लस इधर से सी क्या बचा है, डी वाई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, इधर सी डी जेड एज इट इज चल रहा है। ओके, मेरा मेन रीज़न यही था इस मेथड से करवाने के लिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कभी आप इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, या फिर कभी कभी क्या होता है इस मेथड से भी थोड़ा सा टफ हो जाता है इंटीग्रेशन। तो जब टफ इंटीग्रेशन रहता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि टफ रहता है, आप दोनों मेथड यूज़ करो तो वही आंसर है। जैसे यहाँ पर क्या था, दोनों टर्म हमें कॉमन दिख रही थी, तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि हम एक ही बार यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अब हम थोड़ा सा सोचते हैं। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये डी जेड वाली टर्म चल रही है,
तो पहले रब कर देती हूँ, तो आपको यहाँ पर थोड़ी खींच पीच नहीं होगी। इधर आप रब कर देते हैं। चलिए, ये हमारे पास रब हो गया। एंड एक सेकेंड, मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है। चलिए, मेरा फ़ोन एक्चुअली रिंग कर रहा था। चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा इंजीनियरिंग स्टूडेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं भी आप के साथ सोचती हूँ। यहाँ पर ये टर्म हो गई। अब यहाँ पर देखिए cx प्लस वाई है, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर भी cx प्लस वाई आपको मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कॉमन निकाल सकते हैं। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन कॉमन निकालना आता होगा, मतलब ये डी वाली टर्म्स को कॉमन निकालना आता होगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अभी समझ लीजिए। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये है सी डी जेड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या है, सी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं कैसे इसको कॉमन निकालूंगी। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन है एंड यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं डी को कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी, अगर मैं डी को कॉमन निकाल लेती हूँ, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऐसे कॉमन निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस वाई। ओके, ये हो गई सी एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर भी सी एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर भी सी एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं अगर सपोज करा, इस टर्म को मैं बोल रही हूँ u, तो ये क्या हो जाएगा, u डॉट डी यू। समझ में आया, ये वाले टर्म को मैं सपोज किया u, तो ये हो गया u इंटू डी एज इट इज, एंड इसको क्या कह रहा हमने u। अब आपको देखिए कितना आसान हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब बोथ साइड आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सी जेड इज इक्वल्स टू यू का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी यू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2 प्लस एक हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेट से ए। ओके, अब ये हमारे पास आंसर आ गया, बस जेड की टर्म्स में लाना है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2c प्लस ए, क्योंकि अगर c अपॉन में जाएगा तो a ऑलरेडी क्या हमारे पास a के अपॉन में c जाएगा, तो वो रिजल्टेंट क्या हुआ है, कांस्टेंट ही होगा, जिसको हमने a ही रहने दिया, क्योंकि c भी एक क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप u की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो z इज इक्वल्स टू u की वैल्यू हमारे पास सी एक्स प्लस वाई बाय 2c, इसका स्क्वायर प्लस a। ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया। आप इस मेथड से भी करोगे तो आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही आएगा। ओके, लेकिन आपको ये वाली मेथड भी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने कैसे ये टर्म को इजी करके, कितना इजी हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर इंटीग्रेट करते तो p वाली टर्म जो थी सी एक्स प्लस हाँ उसको x के रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेट करना रहेगा, एंड q वाली टर्म जो थी अपॉन में c, उसको आप इंटीग्रेट करना रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेम टर्म को हमको x एंड वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना था। तो हमने क्या करा, इस मेथड से भी देख लिया, एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में इस मेथड से भी देख लिया था ऊपर वाली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस की हमने किस तरीके से चार्पिक मेथड का यूज करके हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी मेथड से। तो मैं इसे पहले रब कर देती हूँ एंड देन नया क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वेट, मैं एक सेकेंड वीडियो पॉज करके इरेज करके न्यू क्वेश्चन लिखती हूँ। ओके, सो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आपको क्या करना है, चार्पिक मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपने अभी तक पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए, जो स्टेप नंबर 1 होती है हमारी फंक्शन को बिल्ड करने की, यहाँ पर ऑलरेडी हमको फंक्शन जैसा दिया हुआ है जिसके राइट में 0 है, मतलब ये हमारा फंक्शन मतलब बिल्डअप है। ओके, तो हमें कोई सी टर्म को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू। ओके, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2z माइनस 2px एंड माइनस 2q। ओके, समझ में आया। जिस अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आपको क्या करना है, जो पूरी टर्म में अगर आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप पूरी टर्म में से ऐसी टर्म्स को ढूंढ लो जो कि x में है। जैसे ये वाली टर्म में x है, ये वाली टर्म में है एंड ये वाली टर्म में है। अब इन तीनों टर्म्स को आप क्या कर लो, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 2z, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2px एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2q। अब सिमिलरली y के रिस्पेक्ट किस टर्म में y है, ये वाली टर्म में है, ये क्या हो जाएगा माइनस 2qx एंड बस यही वाली टर्म में है। z किस में है, इसमें z विल बी 2x एंड और कोई सी टर्म में z नहीं है। अब p के रिस्पेक्ट p वाली टर्म्स एक ये है, इसमें आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस का q। ओके, प्लस का q एंड सिमिलरली हम देखेंगे q के लिए q वाली टर्म्स एक ये है एंड एक ये है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x एंड प्लस का p। आई होप आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया होगा। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन का लेवल बढ़ चुका है। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करके लिख दूँ क्या। चलिए अब हम देखते हैं, एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन तो सेम है। अब हम देखते हैं कि चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका नाम बहुत बड़ा है तो मैं कभी कभी भूल ही जाती हूँ। CAE स्टैंड्स फॉर चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम तो ये क्या हो जाएगा dx के अपॉन में माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल पी, मतलब हमारे पास माइनस का जब इन्हें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये q माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई के अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यू, मतलब ये क्या हो जाएगा p माइनस 2x वाई। ओके, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये एक सेकेंड उल्टा ही लिख दिया है, ये हो जाएगा 2x वाई माइनस पी। ओके, यहाँ पर हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो q माइनस, दोनों ही उल्टा ही लिख दिए। अच्छा हुआ अभी देख लिया, नहीं तो आंसर में डिफरेंस आ जाता। ये क्या हो जाएगा हाँ एक्स स्क्वायर माइनस क्यू। ओके, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। एंड देन सिमिलरली क्यू वाला, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। ओके, अभी डी जेड वाली टर्म माइनस ऑफ पी डेल एफ बाई डेल पी, जो कि है हमारे पास क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्यू, बस क्या है पी माइनस 2x वाई, ये डी जेड वाली टर्म है। अब हम निकालेंगे डी पी वाली टर्म, डी पी वाली टर्म के लिए चाहिए डेल एफ बाई डेल एक्स। ओहो, ये तो बहुत बड़ी टर्म है, 2z माइनस 2px माइनस 2q वाई। समझ में आया। अब ये वाली टर्म हमें लिखना है प्लस p डेल एफ बाई डेल जेड, जो हमारे पास क्या है 2x, मतलब इसको मैं 2px लिख दूँ डायरेक्ट, p इंटू 2x दैट इज 2px। तो इसको हमें थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, ये प्लस का 2px से शॉर्ट कर 2px कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये टर्म बचेगी।
ओके, 2z माइनस 2qy माइनस 2qy। अब हमें q की टर्म निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसके बाद का dq के अपॉन है। ओके, डेल f बाय डेल y इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ 2qx प्लस q इंटू डेल f बाय डेल z जो कि है 2x। अब यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस 2qx प्लस का 2qx जो कि बन जाएगा हमारे पास 0। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी इस टाइप की कंडीशन बने जहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, p या फिर q वाले किसी फ्रैक्शन में उसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो आपको क्या कंसिडर करना है, d5 वाला, जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d5/0। ओके, अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में, स्पेशली किसके p एंड q में, हमें किसकी वैल्यू निकालना रहती है, p एंड q। अगर इन दोनों में से किसी भी फ्रैक्शन के अपॉन में, मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कंसिडर करते हैं, ये वाली टर्म से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, ये dq इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a, जहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, अब हमें p की वैल्यू निकालना है। p की वैल्यू किससे मिलेगी, हमें यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर पुटअप कर दो a किसकी जगह पर, q की जगह। तो यहाँ पर आप लिख देना बाय पुटिंग q इज इक्वल्स टू a इन, इसको नाम देते हैं 1, इन इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। चलिए अब हम इसको पुटअप करते हैं, 2xz माइनस px² माइनस 2axy प्लस pa। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू निकालना है, तो हमें p वाली टर्म से p को कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए अब हम ये वाली p वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं। बचा क्या इधर, आपको दिख रहा है। चलिए ऊपर वाली थोड़ी सी टर्म हम रफ कर देते हैं। चलिए अब हमने क्या करा, p वाली टर्म्स को उधर साइड शिफ्ट किया, तो इधर क्या बचा फिर, 2xz माइनस 2xaxy, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म। अब इधर हमने शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की टर्म है तो प्लस की हो जाएगी, दैट विल बी px² माइनस, ये काय की प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, दैट विल बी pa। अब मैंने ऐसे p को कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस a। ओके, अब p की वैल्यू निकालना है, ये हमारे पास वैल्यू आ ही गई है, इसको क्या करो, इसके अपॉन में भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस a इज इक्वल्स टू p। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, मैंने इन दोनों टर्म्स में 2x कॉमन लिया तो इधर से z बचा, इधर से क्या बचा, a y, इधर से ये बच गया a y। एक सेकेंड, हाँ सही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है p की, ये हम मैच कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी बड़ी दिख रही है टर्म। 2xz माइनस a y x² माइनस a। चलिए हमारे p की वैल्यू सही आई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतनी बड़ी टर्म आ गई, मैं डर गई, मैंने कहा इतनी बड़ी टर्म आ गई, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, पर हमने सही किया है। तो अब आप यहाँ तक का नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिडल का पोर्शन इरेज करके हम आंसर निकालते हैं। एक बार एक काम कीजिए, आप वीडियो पॉज करके आंसर आप खुद निकालिए। तो नोट डाउन करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर इसे आगे सॉल्व करती हूँ। ओके,
चलिए गाइस, अब हम करते हैं हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन की प्रोसेस कंप्लीट। अब हम यहाँ पर जैसा कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमको ये वाली मेथड से देख रहे हैं, ताकि आपको क्या हो, दोनों तरीके से आपको अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते आ जाए। चलिए अब हमें इसके थ्रू कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी और क्यू की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू क्या है 2x जेड माइनस ए वाई के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए, that will be dx plus a dy। अब हमारे पास इसे इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये पूरी टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है कि z के साइड या तो कांस्टेंट टर्म आ जाए या फिर उससे रिलेटेड वेरिएबल्स आ जाए। मतलब यहाँ पर या तो z की सारी टर्म्स आप ले आओ dz की साइड, या फिर कोई कांस्टेंट बच रहा हो तो उसको कर लो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। क्या यहाँ पर z की टर्म, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, z की टर्म्स नहीं थी तो हमको z की वैल्यू को उधर शिफ्ट करने की नीड ही नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, z की टर्म है। अब हमें किसी भी तरीके से ये z की टर्म को उधर लेकर जाना है। तो हम इसको क्या ले जा सकते हैं, या अकेले z को हम ले जा सकते हैं क्या, आप सोचो, ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये वाली टर्म इसके मल्टीप्लिकेशन में एंड अगेन इसके साथ है। तो हम ऐसे डायरेक्टली उसको नहीं ले जा सकते कि चलो यहाँ से z को निकाल लो, नहीं निकाल सकते। अब हम इसका सॉल्यूशन क्या देखेंगे, आप थोड़ा सोचो। देखिए मैं इसको आपको इजी करके बताती हूँ कि आप इस डायरेक्शन में सोचोगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने सोचा कि मैं ये z को उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके रिस्पेक्ट वो इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगी भी तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। अगर ये मैं टर्म को उधर नहीं लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कि z यहाँ पर कॉन्स्टेंट की रिपीट होगा, लेकिन इसके साथ इसका dz है। ओके, तब मुझे ये z को लेके जाना है, पर ये z को मैं लेके नहीं जा सकती हूँ, अकेले को नहीं लेके जा सकती। तो मैं क्या करूँ, ये पूरी टर्म को ले जा सकती हूँ मैं, हाँ। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ ये वाली टर्म को उधर लेके चले जाऊँ। अब पर यहाँ पर एक और दिक्कत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ भाई वाली टर्म भी आ जाएगी। अब भाई वाली टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी भाई को भी लेके जाना पड़ेगा। तो क्या डी वाई वाली टर्म अकेली है यहाँ पर, हाँ वो तो अकेली है। तो ये वाली टर्म मुझे z को ले जाना था, पर z अकेला नहीं जा सकता, तो फिर मैंने उसके लिए ये पूरी टर्म को उठाने की कोशिश करी। ये वाली पूरी टर्म को ले जाना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ पर भाई भी है। अगर मैं भाई को लेके जा रही हूँ तो मुझे क्या चाहिए, डी भाई भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली टर्म को इधर लेकर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड माइनस ए डी वाई इज इक्वल्स टू 2x जेड माइनस ए वाई के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए दैट इज dx। क्या मैं अब ये वाली टर्म को लेके जा सकती हूँ, हाँ। तो ये वाली टर्म को अब मैंने शिफ्ट कर लिया इधर, z माइनस ए वाई, ये यहाँ से हट गई, एंड यहाँ पर क्या आ गया dx। अब क्या करना है, बहुत सारे इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी वाला इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा सोचना, आपकी थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी, किस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करूँ तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x dx, जो कि क्या है, ऊपर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की है। अगर मैं इसको t सपोज करती हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो मैं इसको dt के रिस्पेक्ट क्या कर सकती हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी dt के अपॉन में t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, एंड log t मतलब t की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब आई होप आपको इतना इंटीग्रेशन आता होगा। चलिए सिमिलरली अब हम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा, एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए डी वाई, ठीक है। देखिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको वापस से अगर मैंने t सपोज किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी जेड माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए डी वाई, ठीक है। एंड तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, dt से। अगर मैंने इसको dt से सपोज किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये पूरी टर्म कैसी बन जाएगी,
डी टी बाई टी, उसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। तो चलिए अब हम देखते हैं, तो इसका log t मतलब log t के अंदर कौन सी टर्म आ जाएगी z माइनस ए भाई, ये हमारे पास आंसर आ गया। प्लस आप यहाँ पर एक कांस्टेंट अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हो, जो कि क्या हो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा प्रॉपर लिख देती हूँ मैं। log z माइनस ए, ये हमारे पास क्या बन चुका है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, अगर आप इसे नहीं भी लोगे तो वो कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक कांस्टेंट ले लिया है इसके लिए। चलिए आंसर एक बार हम मैच कर लेते हैं, फिर टाइम देख लेते हैं। अगर टाइम बता तो मैं इसको एक बार आपको समझा दूंगी कि सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन हमने कैसे किया है। ओके, चलिए इसको अब आप हमारे पास टाइम तो थोड़ा बचा है, चलिए इसको अब हम और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा z माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू लॉग, एक सेकेंड, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा डिटेल में ही बता देती हूँ, हमारे पास टाइम बचा हुआ है। log z माइनस ए वाई, देन इधर बचेगा हमारे पास log c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। ओके, बोथ साइड log है, तो क्या हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस ए। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें z के फॉर्म में कंप्लीट सॉल्यूशन देना रहता है, तो हमने क्या किया, z इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, आपको फिर मैं ये बता दूंगी इंटीग्रेशन कैसे किया मैंने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, एक बता दूंगी, एक आप कर लेना। ओके, चलिए अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन में यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ी स्पेस हो जाएगी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल्स टू, प्लस का a वहाँ उधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा c डॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए, प्लस का a वहाँ हो जाएगा, ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम ये इंटीग्रेशन को फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे किया। अब यहाँ पर देखिए, इसे इंटीग्रेशन करना टफ है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। अगर मैं इसे t सपोज करूँ, ओके, तो मतलब मैंने सपोज करा एक्स स्क्वायर माइनस ए को t सपोज किया, बहुत सारे डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, x के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल्स टू dt बाय dx। ओके, अभी dx को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, dt, मतलब ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास dt बाय, इसको मैंने क्या सपोज किया है t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t, देन t की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी जो मैंने सपोज किया था, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस ए। इस तरीके से मैंने इसको इंटीग्रेट किया। सेम यहाँ पर भी मेथड वही लगी है, दोनों साइड सेम ही प्रोसीजर लगा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात, एक मैंने कहा था कि आप यहाँ पर कांस्टेंट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा वो कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 2 कांस्टेंट तो होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो हमारे पास एक a कांस्टेंट हो गया एंड एक c कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और कुल मिला के हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चन हमारे चार्ट मेथड के थ्रू हो गए हैं। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है कि आप ढेर सारे चार्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब मैंने आपको दोनों मेथड्स के थ्रू करवा दिया, कि अगर आप चाहो तो इसके थ्रू भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके थ्रू भी कर सकते हो। ओके, सो चार्ट मेथड में आज हम लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।